रूपाली एक गरीब औरत थी जिसका पति मरने के बाद अपनी 5 बेटियों की जिम्मेदारी अपनी बीवी के सर छोड़ गया था। समझ नहीं आ रहा मैं तुम पांचों की शादी कैसे करवाऊं। तुम पांचों बड़ी हो चुकी हो, दुनिया वालों की नजर अब सिर्फ तुम पांचों पर ही रहती है। हे भगवान, मैं कैसे बचाऊं अपनी 5 बेटियों को। रूपाली की ऐसी बातें सुनकर रूपाली की सबसे बड़ी बेटी आरती बोलती है, माँ, क्या आप भी बाकी औरतों की तरह हमें बोझ समझती हो? नहीं मेरी बच्ची, एक औलाद अपने माँ बाप के लिए कभी बोझ नहीं होती। पर हाँ, मैं अपनी गरीबी के आगे लाचार हूँ, इसीलिए तुम पांचों की शादी नहीं करवा पा रही। बस यही दुख मुझे सताता रहता है। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले मैं अपनी आंखों के सामने तुम पांचों की शादी देख लूं। अब फिर से मरने की बात करने लगे। हम पिताजी को पहले ही खो चुके हैं, आपको नहीं खोना चाहते। और रही हमारी शादी की बात, तो वो भी हो जाएगी जिससे भगवान ने लिखी होगी। रूपाली की 5 बेटियां रूपाली को समझाती है, पर फिर भी रूपाली के जहन में उसकी बेटियों की शादी की चिंता नहीं जाती, जिस वजह से रूपाली की तबीयत अब खराब रहने लगती है। रूपाली की 5 बेटियों को देखकर सभी गांव वाले अब रूपाली पर थू थू करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन रूपाली की चचेरी बहन कमला घर आती है। देखो रूपाली बहन, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम अपनी 5 बेटियों को बिहा सको, इसलिए मेरी मानो तो तुम अपनी 5 बेटी की शादी एक मंडप पर एक ही घर में कर दो, वो भी बिना पैसों के। पर एक ही घर में मैं अपनी 5 बेटियों की शादी, पर ऐसा घर मुझे कहाँ मिलेगा जो बिना मुझसे पैसे लिए मेरी 5 बेटियों से शादी करे। मेरी नजर में एक ऐसा लड़का है, अगर तुम कहो तो मैं कल ही उस लड़के के साथ उसकी माँ को तुम्हारे घर ले जाती हूँ, ताकि तुम अपनी बेटी की शादियों की बात कर सको। हाँ, अब क्या था, रूपाली मरने से पहले अपनी 5 बेटियों का घर बसा हुआ देखना चाहती थी, इसलिए वो हाँ कर देती है। अगले दिन कमला सुमित्रा नाम की औरत के साथ रूपाली के घर आती है। सुमित्रा का इकलौता बेटा देख रूपाली को बड़ी हैरानी होती है और वो कहती है, बहन, मेरी तो 5 बेटियां हैं और आपका तो एक ही बेटा है। भला मेरी 5 बेटियों की शादी आपके घर में कैसे हो सकती है? मैं जानती हूँ बहन, लेकिन मैं अपने बेटे नकुल की शादी आपकी 5 बेटियों से करवाना चाहती हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि मेरा बेटा जब पैदा हुआ था तो एक पंडित ने कहा था कि कोई नक्षत्र या फिर साया है, जिस वजह से मुझे अपने बेटे की शादी 5 बार करवानी होगी। और अगर ऐसा मैंने नहीं करवाया तो जिस दिन मेरा बेटा शादी करेगा उस दिन वो लड़की और मेरा बेटा दोनों मर जाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी औलाद के साथ साथ किसी और की भी औलाद को खोऊं। क्या रूपाली बहन, अब तुम क्या सोच रही हो? इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, इससे 2 घर की जिंदगी बच जाएगी और तुम मरने से पहले अपनी बेटियों को खुशहाल परिवार में देख पाओगी, और सुमित्रा बहन का बेटा भी जीवित रह जाएगा। इस तरह से कमला रूपाली को अपनी बातों में फंसा लेती है और रूपाली इसे शादी के लिए हाँ कर देती है। रूपाली की 5 बेटी अपनी माँ की आज्ञा के खिलाफ नहीं जा सकती थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप शादी कर लेती है। इस तरह से सुमित्रा की 5 बहुओं का एक पति होता है और सुमित्रा अपनी 5 बहुओं का स्वागत बड़े ही धूमधाम से करती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, नकुल बेटा, तू कहाँ जा रहा है इतनी रात को? माँ, आपको नहीं पता क्या कि मैं इस समय कहाँ जाता हूँ, जो आप मुझसे इस तरह के सवाल जवाब कर रही हो? मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन अब तेरी शादी हो चुकी है और इतनी रात को तू अपनी 5 बीवियों को छोड़कर बाहर जाएगा तो उन्हें शक हो जाएगा तुझ पर। देखिए माँ, मैं 5 बहन से शादी नहीं करना चाहता था, पर आप ही चाहती थी कि आपकी 5 बहू का एक पति हो, जो कि हुआ भी। इसलिए अब जो चाहता हूँ वो आप मुझे करने से नहीं रोक सकती। इस तरह से नकुल अपनी माँ की बातों को अनसुना करके चला जाता है, पर ये सब कुछ सुमित्रा की बहू नंदिनी सुन लेती है और वो अपनी 4 बहनों से कहती है, बहनों, इन माँ बेटे ने मिलकर हमें और हमारी माँ को धोखा दिया है। मैं अभी अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ कि नकुल जी हम 5 से शादी नहीं करना चाहते थे, और तुम ही सोचो कि आखिर इतनी रात को नकुल जी कहाँ जा रहे हैं। हो ना हो उनकी जिंदगी में कोई और लड़की है। अगर ऐसा है नंदिनी, तो हम 5 बहनों को मिलजुल कर नकुल जी का पीछा करना होगा,
ताकि हमें नकुल जी की असली सच्चाई के बारे में पता चल सके। अब सुमित्रा की पांचों बहू नकुल का पीछा करती हैं और वो देखती है कि नकुल एक मंदिर में गया है जहाँ वो भगवान शिव की पूजा कर रहा है। हे शिव जी, मेरी माँ ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी 5 बहू की जान खतरे में डाल दी। माँ ने मेरी 5 बीवियों से झूठ कहा कि मेरी शादी होने के बाद हम सब एक साथ खुश रहेंगे, पर यह गलत है। सच तो यह है कि मेरी शादी होने के बाद मुझ पर लगा हुआ नक्षत्र मेरी 5 बीवियों पर चला गया और उनकी जान को खतरा होगा। ऐसे मैं चाहता हूँ कि मेरी 5 बीवियों को कुछ ना हो, इसलिए मैं आपकी एक एक बार परिक्रमा कर रहा हूँ। नकुल अपनी 5 बीवियों की जान बचाने के लिए भगवान शिव की पूजा करता है और परिक्रमा भी। और ये सब देखकर 5 बहू की आंखें भर आती है और उन्हें एहसास होता है कि भगवान शिव जी ने उनके जीवन में कितना अच्छे पति लिखा है। अब क्या था, अब जैसे ही नकुल घर आता है, सुमित्रा की 5 बहू अपने पति का स्वागत करती है और कल रात की सारी घटना नकुल को बताती है। नकुल जी, आपको क्या लगता है कि आप हमसे सच छुपाएंगे और हमें कभी पता नहीं चलेगा? और माँ जी, भले ही आपने हमसे झूठ कहा, लेकिन आप नहीं जानती कि आपने हमें कितना अच्छा पति दिया है। हम 5 बहनें दुखी थी कि हम 5 बहुओं का एक पति, लेकिन हम बहुत खुश हैं। हमें इतना प्यार करने वाला पति कहीं नहीं मिल सकता जो अपनी बीवियों की लंबी आयु के लिए भगवान शिव की आराधना करे। इसलिए हम 5 बहनों ने ठान लिया है कि अब से हम 5 बहन इस घर की बहू बनकर रहेंगे और आप दोनों को कभी भी किसी की शिकायत का मौका नहीं होने देंगे। मेरी 5 बहू, तुम सब मुझे माफ कर दो। मैंने अपने बेटे की जान बचाने के लिए तुम 5 बहनों की शादी उससे करवाई, जबकि मैं ये बात अच्छे से जानती थी कि मेरे बेटे की शादी के 1 हफ्ते बाद ही तुम 5 की मृत्यु हो जाएगी। जब नकुल को इसका तोड़ पता चला तो उसने ठान लिया कि वो तुम 5 की जान बचा कर ही रहेगा, लेकिन फिर भी मैं उसे रोकती रही और अपने बेटे के मोह में आकर बहुत ज्यादा स्वार्थी हो चुकी थी बहू। कोई बात नहीं माँ जी, गलतियाँ तो अक्सर इंसानों से ही होती है ना। हाँ माँ जी, हम तो बहुत खुश हैं जो हमें नकुल जी जैसे पति मिले। क्या हुआ अगर हम 5 बहन का पति एक ही है तो? इसीलिए माँ जी, हम पुरानी सारी बातों को भूल चुके हैं। बेहतर यही होगा कि आप भी पुरानी बातों को भूल जाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। हाँ माँ, आपकी 5 बहू बिल्कुल सही कह रही हैं और अब आपकी 5 बहू और आपका बेटा सुरक्षित है, इसलिए अब आप रोइए मत। अब सुमित्रा भी अपनी गलती की माफी अपनी 5 बहुओं से मांग लेती है, जिसके बाद सुमित्रा अपनी 5 बहू और उनके एक पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। आशा अपनी बहू निशा के साथ रहा करती थी। आशा बहुत गरीब थी और बड़ी ही मुश्किलों से उसके बेटे अशोक की नौकरी लगी थी, जिस वजह से वो शहर में था और आशा अपनी बहू के साथ गांव में अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। अशोक को गए अभी कुछ ही दिन हुए थे। घर में जो पैसे थे वो सारे आशा ने अशोक को दे दिए थे ताकि वो शहर में जा सके। मानसून का मौसम था और घर में राशन का एक दाना भी नहीं था, जिसके बाद आशा एक दिन अपनी बहू निशा से बोलती है, बहू, घर में राशन का एक दाना नहीं है और अशोक को गए हुए अभी 2 से 3 दिन हुए हैं। ना जाने इसकी सैलरी कब तक आएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम दोनों सास बहू भूखी ही मर जाएंगी। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जब तक अशोक की सैलरी नहीं आ जाती तब तक हम दोनों मिलकर कुछ काम कर लें। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी। वैसे भी मानसून का मौसम आ रहा है, भारी वर्षा हो सकती है और अगर बारिश शुरू हो गई तो घर से निकलना बंद हो जाएगा। ऐसे में हम किसी से मदद भी नहीं ले पाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम कुछ काम कर लें। इतना बोलकर दोनों सास बहू काम ढूंढने के लिए निकल जाती हैं, लेकिन उन्हें अपने गांव में कोई काम नहीं मिलता। जिसके बाद आशा और निशा नदी पार करके पास वाले गांव में जाती है, जहां आशा को फैक्ट्री में तो निशा को एक कोठी में काम करने की जगह मिल जाती है। माँ जी, एक कोठी में मुझे काम मिल गया है। बहुत बड़ी कोठी है, पर मुझे सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि उस गांव में जाने के लिए हमें नदी पार करनी पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, मुझे भी उसी गांव की फैक्ट्री में काम मिल गया है। फैक्ट्री भी दूर है तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना सुबह हम दोनों एक साथ जाएंगे और शाम को आते समय मैं तुझे नदी के पास मिल जाऊंगी। वहाँ से हम दोनों एक साथ मिलकर घर आ जाया करेंगे। आप सही बोल रहे हैं माँ जी। अच्छा माँ जी, घर में थोड़े से आटे बचे हैं,
मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज मैं इसी की रोटी बना लूँ और हम दोनों प्याज रोटी खाकर सो जाएं। कल से जब मैं कोठी में काम करने जाया करूँगी तो वहाँ से आते हुए कोठी में जो भी खाना बचा करेगा वो घर ले आया करूँगी। अब इसी तरह से आशा सुबह उठकर फैक्ट्री के लिए चली जाती है, तो वहीं निशा भी नदी पार करके कोठी में काम करने के लिए चली जाती है। और रात को जब काम करके आती है तो कोठी से ही बचा हुआ खाना लेकर आ जाया करती है, जिसे खाकर दोनों सास बहू अपना पेट भर लिया करती है। ऐसे ही एक रात आशा और निशा सो रही होती है, तभी उन दोनों के मुंह पर पानी की कुछ बूंदें गिरती है और आशा की आंखें खुल जाती है। बहू, मुझे लगता है बारिश हो रही है और देख हमारे घर की छत टूटी हुई है, जिस वजह से बारिश का पानी हमारे घर में आ रहा है। निशा उठकर बाहर जाती है और वो देखती है कि बाहर काफी तेज की आंधी और तूफान चल रही है और साथ ही बिजलियां भी कड़क रही है और बहुत ही जोरों से बारिश भी हो रही है। बारिश को देख निशा घर में आती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, बाहर आज बहुत वर्षा हो रही है। अगर इसी तरह तेज बारिश होती रही तो नदी का पानी भर जाएगा और उस नदी पर जो पुल है वो लकड़ी का बना है। मुझे तो डर लग रहा है, अगर वो लकड़ी का पुल टूट गया तो हम काम पर कैसे जाएंगे माँ जी। निशा अपनी सास से बात कर ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसकी छत बहुत ज्यादा टपक रही है, जिसके बाद निशा घर का कुछ जरूरी सामान एक घाट पर रख देती है और जहाँ जहाँ से छत टपक रही होती है वहाँ वहाँ बर्तन लगाकर बारिश के पानी को जमा करने लगती है। इसी तरह से दोनों सास बहू पूरी रात एक कोने में बैठी होती है और बारिश के रुकने का इंतजार कर रही होती है। सुबह होते ही बारिश बंद हो जाती है और वो दोनों काम पर जाने के लिए तैयार होने लगती है। जैसे ही घर से वो निकलती है वैसे ही उषा नाम की एक औरत दोनों के पास आती है और उनसे बोलती है, अरे आशा बहन और निशा बहू, तुम दोनों ऐसे मौसम में कहाँ चली? बहन, हम दोनों अपने अपने काम पर जा रहे हैं। अरे उषा बहन, कुछ दिनों के लिए घर में ही रहो। तुम्हें मालूम नहीं है क्या, सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पता चला है कि अपने गांव में भी कुछ दिनों तक लगातार बारिश होगी और आंधी तूफान भी चलेगी। हो सके तो गांव में भी बाढ़ आ सकती है या फिर बवंडर, इसलिए घर में ही रहो। उषा आंटी जी, हमें कुछ नहीं होगा और जैसे हमें लगेगा कि मौसम खराब हो रहा है हम घर वापस आ जाएंगे। अभी भूखे मरने से तो अच्छा है कि मैं बाहर जाकर कुछ काम कर लूं, ताकि ऐसे मौसम में अगर हम दोनों सास बहू को घर में रहना पड़े तो खाने के लिए कुछ तो हो। इतना बोलकर आशा और निशा अपने अपने काम पर निकल जाती है। आशा फैक्ट्री में काम कर रही होती है कि तेज वर्षा होने लगती है, जिस वजह से फैक्ट्री का मालिक सबसे बोलता है, आप सभी लोग जल्दी से अपने अपने घर जाओ, बारिश बहुत तेज हो रही है। अभी न्यूज आई है और सरकार की भी सबसे अपील है कि सब अपने घर में ही रहें। इतना बोलकर फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री बंद कर देता है, जिसके बाद आशा भीगती हुई नदी के पास जाती है और अपनी बहू का इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर बाद उसकी बहू निशा भी वहाँ आ जाती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आप इतनी बारिश में रुकी क्यों रही है? बहू, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। चल, अच्छा हुआ कि तू आ गई। अब चल जल्दी घर चलते हैं। सरकार ने रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये भी कहा है कि बहुत जगह पे बाढ़ आ चुकी है। सभी को सख्त हिदायत दी गई है कि सभी अपने घर में रहें। हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ, तभी तो आज मैं भी जल्दी आ गई। इतना बोलकर जैसे तैसे दोनों सास बहू भीगती हुई नदी को पार करके गांव में पहुंचती है और अपने घर जाती है। वह दोनों जब अपने घर जाती है तो देखती है कि बारिश का पानी पूरे घर में भरा पड़ा है और सारा सामान पानी में तैर रहा है। ये देख निशा अपनी सास से बोलती है, माँ जी, बारिश का पानी तो घर में भर चुका है, अब हम दोनों कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? सारा घर पानी में तैर रहा है। बहू, सबसे पहले तो घर की जो भी जरूरी चीजें हैं उन्हें खाट पे रख दे। अभी पानी ज्यादा नहीं भरा है, क्या पता बारिश रुक जाए। इतना बोलकर वो दोनों घर के कुछ जरूरी सामान लेकर घाट के ऊपर बैठ जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे घर का पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और तेज आंधी तूफान चलने की वजह से उनकी घर की छत भी उड़ जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर जाती है। गांव में अब बाढ़ आ चुकी थी, कई लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके थे, कितने ही लोग बाढ़ के पानी में बह चुके थे। किसी का सामान बाढ़ के पानी में बह रहा था तो कोई इंसान बाढ़ के पानी में बह रहा था। न जाने कितने ही लोग अपने बच्चों को कंधे पर लिए इधर उधर भटक रहे थे। उन्हीं में से थी आशा और निशा।
देखते ही देखते बाढ़ का पानी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आशा को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आशा को तैरना नहीं आता था। इस वजह से वो पानी में डूबने लगती है। अपनी सास को पानी में डूबता देख वो जल्दी से अपनी सास को पकड़ती है और लोगों से मदद की गुहार लगाती है। कोई है, हमारी मदद करो। मेरी सास की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, कोई हमारी मदद करो। इस तरह से निशा अपनी सास को पकड़कर बाढ़ के पानी से लड़ रही होती है, लेकिन अब वो भी हिम्मत हार चुकी थी। देखते ही देखते उसकी आंखें भी बंद होने लगी थी। तभी एक हाथ उसकी ओर बढ़ता है और कुछ देर बाद निशा और आशा की आंखें खुलती है। जब उन दोनों की आंखें खुलती है तो वो दोनों खुद को एक कैंप में पाते हैं, जहां एक आर्मी ऑफिसर उन दोनों से बोलता है, मैडम आप दोनों ठीक तो है ना? जब आप दोनों को पता था कि बाढ़ आप दोनों के गांव में आ चुकी है तो आप दोनों बाकी लोगों के साथ एक जगह पर क्यों नहीं गई? हमारी रेस्क्यू टीम अगर सही समय पर नहीं आती तो आप दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठती। इतना बोलकर वो आर्मी ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद निशा और आशा कैंप से बाहर निकलती है, जहाँ वो दोनों देखती है कि उनके ही जैसे ना जाने कितने गरीब लोग हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके थे और रेस्क्यू टीम ने उन्हें बचाया था। जादुई आम का घर। निशा बहुत छोटी थी जब उसकी माँ का देहांत हो गया था। निशा की माँ के जाने के बाद निशा के पिता राजू अकेले निशा की देखभाल किया करते थे। राजू को अकेले निशा की देखभाल करता देख एक दिन निशा की दादी राजू से बोलती है, राजू बेटा, हमारी निशा अभी बहुत छोटी है, उसे माँ का प्यार चाहिए, उसे एक माँ की जरूरत है। तू अकेले इसे माँ और बाप का प्यार नहीं दे सकता। पर माँ आप तो जानती है ना कि एक सौतेली माँ आखिर सौतेली ही होती है। वो कभी भी किसी और के बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार नहीं दे सकती। बेटा ये सब कुछ बस कहने की बात है, सारी सौतेली माँ एक जैसी नहीं होती। ठीक है माँ, अगर आप इतना बोल रही हैं तो मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजू के हाँ बोलते ही निशा की दादी राजू की दूसरी शादी पूजा नाम की एक लड़की से करवा देती है। पूजा राजू के घर में आकर राजू की और उसकी माँ के साथ ही निशा की भी बहुत अच्छे से देखभाल करती है। वो निशा को अपने बच्चे से भी ज्यादा बढ़कर मानती है। देखते ही देखते निशा बड़ी हो जाती है और स्कूल जाने लगती है। ऐसे ही एक दिन निशा की दादी की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। दादी की मृत्यु होने के कुछ दिनों बाद ही पूजा को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। क्योंकि पूजा माँ बनने वाली होती है और घर में कोई नहीं होता, इसीलिए निशा अपने स्कूल से छुट्टी ले लेती है और अपनी माँ की देखभाल करने लगती है। क्या बेटा, तुमने मेरे लिए स्कूल से छुट्टी ले ली, अब बताओ तुम्हारी पढ़ाई का कितना नुकसान होगा। माँ, इस समय आपके साथ भी तो किसी का होना जरूरी है ना, और वैसे भी 1 महीने बाद तो मेरी स्कूल की छुट्टियाँ ही पड़ने वाली हैं। अगर मैंने कुछ दिन पहले छुट्टी ले ली तो क्या हुआ? देखना आप, जब मेरा भाई या बहन होगा तो मैं उसे बहुत प्यार करूंगी, और जब वो स्कूल जाने लायक हो जाएगा तब मैं उसे अपने साथ स्कूल लेकर जाया करूंगी। पर निशा बेटा, जब तक तुम्हारा होने वाला भाई या बहन स्कूल जाने के लायक होंगे तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। इस तरह से बात करके पूजा और निशा हंसने लगते हैं। तभी गांव की एक पड़ोसन पूजा के घर आती है और उन दोनों माँ बेटी के बीच इतना प्यार देखकर वो पूजा को भड़काने लगती है। देखते ही देखते कुछ महीनों में पूजा की अपनी औलाद हो जाती है, तो वहीं दूसरी ओर उसकी पड़ोसन उसे भड़काने लगती है और लोगों के भड़काऊ में आकर पूजा निशा से नफरत करने लगती है और उससे घर का सारा काम करवाने लगती है। ऐसे ही एक दिन तो फिर से मेरे बेटे को खिलाने के लिए बैठ गई। तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि तू पहले घर का सारा काम करेगी और जब काम खत्म हो जाएगा तब आकर मुझसे दूसरा काम पूछेगी, ना कि मेरे बच्चे को हाथ लगाएगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? माँ, आपको क्या हो गया? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। पहले आप मुझसे कितना प्यार करती थी, पर जब से अजय हुआ है तब से आप मुझसे नफरत करने लगी हैं। आपने मेरे स्कूल की पढ़ाई भी छुड़वा दी। सारा दिन आप मुझसे बस काम ही करवाती हो। अब तू मुझसे जबान लड़ाएगी? अब तेरी सजा ये है कि तू नल का पानी नहीं बल्कि कुएं का पानी भर के लाएगी। जा और जाकर कुएं से पानी लेकर आ। अपनी माँ की बातें सुनकर निशा रोते हुए कुएं पर जाती है। तभी रास्ते में उसे एक नीरज नाम का समोसे वाला लड़का मिल जाता है जो निशा से बोलता है, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी, अगर तुम बुरा ना मानो तो। हाँ बोलो। वो मैं यहाँ पर खड़े होकर समोसे बेचता हूँ। इस बीच मुझे समय नहीं मिलता कि मैं पानी भरकर ला सकूं। तुम रोज यहाँ से पानी लेकर जाती हो,
अगर थोड़ा पानी तुम मुझे देकर चली जाओगी तो बदले में मैं तुम्हें अपने समोसे या फिर कुछ पैसे दे दिया करूँगा। बस इतनी सी बात? पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है, इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें रोज पानी पिला दिया करूंगी। इतना बोलकर निशा नीरज को पानी देकर चली जाती है। अब ये सिलसिला इसी तरह से शुरू हो जाता है। अब निशा जब भी कुएं से पानी भरने के लिए जाने लगती तो घर जाने से पहले वो थोड़ा पानी नीरज को दे देती और उसके साथ अपने सुख दुख बांटने लग जाती है। देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। परंतु एक दिन पूजा उन दोनों को एक साथ देख लेती है। जब निशा घर आ जाती है तो पूजा निशा को मारते हुए उससे बोलती है, तो आ गई अपने यार से मिलकर? अरे बेशरम कुलच्छणी, तुझे शर्म नहीं आती अपने साथ साथ हम लोगों का मुंह काला करवाते हुए? अरे तुझे अगर इतनी ही जल्दी है शादी करने की तो अपने बाप से क्यों नहीं बोल देती? ऐसे किसी और के साथ गुलछर्रे क्यों उड़ा रही है? माँ, मैं नीरज से प्यार करती हूँ और नीरज भी मुझसे प्यार करता है। आप हम दोनों के प्यार को इस तरह से गाली नहीं दे सकती। पूजा निशा को भला बुरा बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर राजू आ जाता है और उसे ये सब कुछ पता चल जाता है। तो वो पूजा को डांटते हुए उससे बोलता है, ये मेरी बेटी की जिंदगी है, उसका जिससे बात करने का दिल करेगा वो उससे बात करेगी। अगर वो उस समोसे वाले लड़के से प्यार करती है तो अपनी बेटी की शादी मैं उसी से करूंगा। और अगर तुमने अब मेरी बेटी से कभी भी इस आवाज में बात की तो मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के साथ इस घर से निकाल दूंगा, समझी तुम? इतना बोलकर राजू वहाँ से चला जाता है और अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए गांव से बाहर जाकर कमाने लगता है। परंतु इसी बीच शादी से कुछ दिन पहले ही नीरज का एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद पूजा का अत्याचार निशा पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब निशा पूरी तरह से अकेली हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर जब ये बात राजू को पता चलती है तो राजू को भी सदमा लग जाता है और वो अपाहिज हो जाता है। निशा के ऊपर अब मानो दुखों का पहाड़ टूट चुका हो। इसीलिए वो रोती हुई माता रानी के मंदिर में जाती है और माता रानी से बोलती है, हे माता रानी, आपने मेरी किस्मत में इतना दुख क्यों लिखा है? अगर आपको मुझसे लोगों को अलग ही करना है तो लोगों को मेरी जिंदगी में लाते ही क्यों हो? इससे तो अच्छा आप मुझे ही मार डालो। इतना बोलकर निशा माता रानी के चरणों के आगे अपना सर पटकने लगती है। तभी माता रानी प्रकट होती हैं और निशा से बोलती हैं, निशा, ये आम की गुठली तुम मंदिर के बाहर लगा देना। 2 दिन के अंदर ये गुठली आम के घर में तब्दील हो जाएगी। वह एक जादुई आम का घर होगा। उस घर में जाने के बाद तुम्हारी सारी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। ये जादुई आम का घर तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेगा और तुम्हें हर पल एहसास रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना बोलकर माता रानी गायब हो जाती हैं और निशा आम की गुठली को मंदिर के पीछे गाड़ देती है। 2 दिन बाद जब निशा मंदिर के पीछे जाती है तो सच में उसके सामने एक जादुई आम का घर होता है। आम के घर में बहुत सारे सोने चांदी और ऐशो आराम की हर वो चीजें होती हैं जो एक इंसान के लिए जरूरी होता है। जिसके बाद निशा अपने पिता को लेकर उस घर से निकल जाती है और आम के घर में रहने लगती है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में राजू ठीक हो जाता है और हमेशा जादुई आम के घर की मदद से गरीबों की मदद करता है और साथ ही उसकी बेटी गरीबों में पैसे भी बांटती है। जब ये बात पूजा को पता चलती है तो वो निशा के आम के घर में जाती है। जब उस घर में कोई नहीं होता तो उस घर के अंदर जाने के बाद पूजा जादुई आम के घर से बोलती है, जादुई आम के घर, मुझे भी निशा की तरह अमीर बना दो और अब इस घर की मालकिन मुझे बना दो। पूजा के ये बोलते ही पूजा के सामने सांप, बिच्छू और शेर आ जाते हैं और उसी समय निशा भी आ जाती है। ये सब देखकर निशा जादुई आम के घर से बोलती है, हे जादुई आम के घर, ये मेरी माँ है, इनसे गलती हो गई, अब से ये लालच नहीं करेंगी। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इन सभी जानवरों को एक बार फिर से गायब कर दो और इनकी जान बख्श दो। निशा के ये बोलने पर सारे जानवर वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद पूजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और निशा उसे माफ कर देती है। जिसके बाद निशा एक बार फिर से अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ आम के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।